हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के अंदर से डिटरमिनेंट के बेसिक पॉइंट कर लिया था कि डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। उसमें एक हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, मैंने जो कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नया टॉपिक में एरिया ऑफ ट्रायंगल शुरू करने से पहले उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बेस पे अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज़्यादा बैठते हैं। चलो अगर हम उसको डिस्कस करें तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर कुछ चीज़ें वेरीफाई करवाया था आप लोगों से। जैसे ये डिटरमिनेंट था, इसमें कौन सा क्वेश्चन था अपना वेरीफाई वाला। जैसे ये दोनों क्वेश्चन थे जो हमने वेरीफाई किए थे, शो दैट। अब इसी से एक फॉर्मूला डिजाइन होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात जो समझाना चाहूँगा, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है बेसिक पॉइंट के लिए आपके लिए, ठीक है, वो ध्यान देना। आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो की है हमने, सॉरी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने की थी, उसी के अंदर हमें अब हमें अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है, अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं भाई, हम सिंपल से सारे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इतना तो हमें आता है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हम मैट्रिक्स में कर चुके हैं। लेकिन यही केस जब डिटरमिनेंट में आ जाता है, अगर मैंने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के सिंबल को किसी कांस्टेंट से गुणा करना है, तो क्या कहता है ये कहता है अगर डिटरमिनेंट को आपने, ये मैट्रिक्स वही है लेकिन बस वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। अगर अब ये मल्टीप्लाई होता है 2, तो ये कहता है कि मैं सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं दे सकता। तो ये परमिशन देता है आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम। देखो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, या तो एक रो एक कॉलम। अब ये 2 अंदर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को, तो सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड पे फर्क डालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए। अगर मैं एक बार और मल्टीप्लाई करूं ना इसको 2 से, तो मेरे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 एंड यहाँ पर यह आ जाएगा, सॉरी ये वाला अपना हटा देते हैं हम यहाँ, ठीक है। मैं डिटरमिनेंट वाले सिंबल में जा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 4 2 1 -1। अब ये मेरे पास कितना आएगा, ये हुआ 4 2 2 -2। तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ से जो मेरे को चीज मिली वो मेरे को ये बात मिली, ये चीज इसके बराबर कब हुई, दोनों बराबर कब हुए, जब हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 को 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्यों हुआ, कि वहां 2 नंबर ऑफ रो थी, 2 रो थी तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर 3 रो होती तो क्या होता, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 रो में 4 बार मल्टीप्लाई। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, यहीं से जो है इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन हुई है सारी। तो मैं आपने कह सकता हूँ किसी भी मैट्रिक्स में अगर नॉर्मली आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ एक मैट्रिक्स थी जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक मैट्रिक्स थी उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई यानी कि बात ये वाली सेम होगी। ओके, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका हम डिटरमिनेंट करते तो एक आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। लेकिन जब डिटरमिनेंट को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी उसमें नंबर ऑफ रो है उतनी बार। तो ये बात आपने ध्यान में रखते हुए अब फॉर्मेशन देखो कैसे बनाएगी इसकी। आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखो, यहाँ पर इसने कहा कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। सेकंड मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई है, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, 3 3 9 9 27। तो डिटरमिनेंट को किससे गुणा किया इसने, 27 से। दोनों इक्वल तब बनेंगे जब उसकी मैट्रिक्स अंदर सेम होगी ना, वो सेम कब होगी, तो जितनी नंबर ऑफ रो है उतनी बार मल्टीप्लाई। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं आपको बात को समझने के लिए, मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर दिया गया आपको 4 क्रॉस 4 है, मैट्रिक्स है उसको 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दी गई है। लेकिन इसने एक बात बोली कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू आपकी दे दी 12, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12, 12 दे रखी है। और आपको ये कहा गया कि आपने 3a की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आपके पास एक चीज बनती है भाई, 3 अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, अगर इसे बाहर निकाला जाए, 3 मतलब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के
बाहर जो नंबर लिखा जाएगा ये नंबर क्या होगा, ये नंबर जो हमारे पास चांस बैठता है बनने का वो क्या बैठता है बेटा, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, जो ऑर्डर है जिस नंबर से मल्टीप्लाई है उतनी पावर आएगी। यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा वो 3 की पावर 4 आएगी। 3 की पावर 4 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास हमने देखना है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है 4, तो आपके पास कितना होगा 3 की पावर 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, और यहाँ पर कितना आया आपका पास 12, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर है। अब यहाँ देखो आप कोई मैट्रिक्स में जरूरत पड़ी नहीं पड़ी हमें, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप से पूछता है हमसे, भी एक मैट्रिक्स है उसका ये ऑर्डर है और उसके अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट इतना दे रखा है तो इसकी वैल्यू बताइए। आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एज इट इज हमें दे रखा है, आपने सिर्फ जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में जितनी नंबर ऑफ रो है उतनी बार मल्टीप्लाई करके आंसर को राइट करना। तो ये एक स्पेशली चीज रह जाती है, इसको मैंने सेपरेट इसलिए रखा है, यहाँ एक हैवी कंसेप्ट आपका इंक्लूड होता है। उसके अलावा चलो इसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी बातें थी, लेकिन अगर हम नए टॉपिक की तरफ चलें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 ही पॉइंट है। अगर चारों पॉइंट सोल्व होते ही हमारे पास ये टॉपिक खत्म, 3 या 4 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट्स है ही नहीं। चलो उसे कवर करने की कोशिश करते हैं हम, चारों पॉइंट को किस तरह से करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास करना क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ आपके पास कि एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, हमने ये 10th क्लास में किया भी है 7th चैप्टर के अंदर, ठीक है, बस उसी बात को हम मैट्रिक्स से सोल्व करने वाले हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल के क्या होते हैं, तीनों वर्टेक्स दे रखे होते हैं हमारे पास। चलो हम तीनों वर्टेक्स ले लेते हैं, सपोज करो ये 2 3 हो गया, ये 1 -1 हो गया, ये 5 2 हो गया। 7th चैप्टर में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किया है। अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल में वहां तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था ना हमारे पास कि x1 x2 x3 लेके y1 y2, इतना बड़ा फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका लगाएंगे। अगर आपने एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का तो आपने क्या करना है, 1/2 डिटरमिनेंट लगा दीजिए। सिंपल क्या करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है अपने पास 5 2, तीनों पॉइंट लिखे, बट डिटरमिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं तो आप तीनों में 1 1 लगा दीजिए। अब जो आंसर आएगा इस पूरे को सोल्व करके आपका, वही आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत सिंपल सा काम है, जो हमारे पास पुराना फॉर्मूला था वो भी एक्चुअली इसी से डिजाइन होता है हमारे पास, ठीक है ना। जब आप x1 x2 y1 y2 वो रखेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, त्रिभुज के तीनों पॉइंट दे रखे होंगे, वैल्यू पुट करो, हाफ लो, डिटरमिनेट करो और आंसर आ गया आपके पास। और कुछ नहीं, यहाँ 1 1 1 लेके चलना आपने। तो एक तो ये है हमारे पास टॉपिक इसके अंदर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा देखो इसमें एक पॉइंट बनता है, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे, हमने पढ़ा था वहां पर कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो जाएंगे कोलिनियर, सहरेखीय, ठीक है। एरिया अगर 0 होगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो आपने क्या करना होगा, वहां पर वो पूछेगा कि इज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर या नोट, तो आपने सिंपल क्या चेक करना है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, आ रहा है तो कहानी खत्म, वरना नहीं। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि एरिया आपको गिवन कर दे और एक पॉइंट मिसिंग कर दे, सपोज करो मैंने आपको ये बोला, यहां पर मैंने के दे दिया आपको, यहां आपको मैंने क्या दे दिया, के, मैंने कह दिया के की वैल्यू बताओ अगर इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 28 है, मैंने कहा के की वैल्यू बताओ अगर इस ट्रायंगल का एरिया 28 है, तो ये हमारे पास के है। तो आपने क्या करना है, यहाँ एक थोड़ी सी बात लॉजिकली आती है, लॉजिकली क्या पॉइंट आता है वो ध्यान दो। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसकी जगह आपको पता है कितना लिखना है, आपको पता है 28 लिखना है, लेकिन आपने डायरेक्ट 28 नहीं लिखना, उसको ±28 लिखना है। वाई, देखो डिटरमिनेट करने के बाद में वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन वो एरिया है वो हम पॉजिटिव लेंगे, ये आपको पता है। क्या पता है इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव में 28 आया हो, हमने 28 लिखा हो, ठीक है, क्या इसका पॉजिटिव का 28 आया हो तब भी हमने 28, तो दोनों चीजें वहां पर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, भी दोनों चीजें पॉसिबल है, प्लस का 28 और माइनस का 28। तो आपने क्या करना है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में सोल्व करना है, एक बार +28 लेके के की वैल्यू निकालनी है, एक बार -28 लेके के की वैल्यू है, तो वहां से के 2 पॉइंट निकलेंगे। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो
अगर हम ग्राफिकली भी बात करें तो वहाँ पर दो तरह की ट्रायंगल्स बन सकती है, जिसके अंदर एरिया पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तो एक तो इस टाइप का टॉपिक है भाई, के की वैल्यू निकालिए है, या फिर कोलिनियर के लिए बात कर देगा। लेकिन लास्ट वन जो इसका पॉइंट आता है वो क्या आता है वो देखो। मैंने कहा मेरे को एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। देखो लाइन की इक्वेशन +1 के अंदर आती है हमारे पास, लेकिन +1 के अंदर हमारे पास चैप्टर आगे बढ़ के आती है 11 में। 10 या 11 चैप्टर, अब शायद 10 से 9 ही हो गया वो चैप्टर। तो वहां पर आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन आएगी, लेकिन अब हम कैसे सीखेंगे उसको वो देखो। हमारे पास क्या है, मान लो ये पॉइंट दिया 2 3, मैंने कहा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन बनेगी ना, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन के लिए इस लाइन पे एक जर्नल पॉइंट मान लेता हूँ मैं एक्स वाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है ये आपके हिसाब से। हमने क्या किया, एक लाइन के ऊपर एक जर्नल पॉइंट ले लिया एक्स वाई। अब आपने करना क्या है कि +1 के अंदर 11 चैप्टर में नहीं है जी, पढ़ी भी हुई है सारी, वहां पर आते हैं 10 या 11 में। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसको डिटरमिनेट करना है। या देखो अब ये लाइन बन गई ना, लाइन के अंदर क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका एरिया 0 होगा तो यानी कि एरिया निकालते कैसे हो, ऐसे निकालते हो, इसको रखा 0। तो आपने करना क्या है, यहाँ एक्स वाई आया, यहाँ 2 3 हुआ और यहाँ पर 1 -1 हुआ, ये 1 1 1 सोल्व करो। वहां से आपके पास एक्स वाई में सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी। एरिया हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर दिख रहे हैं, हमने कोलिनियर का कंसेप्ट यूज करते हुए सोल्व किया। जो हमारा चैप्टर पढ़ा ही है तुमने +1 के अंदर, लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर, वहां से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखी भी है, उसी का यूज करते हुए कंसेप्ट यूज हुआ है। वहां पर फॉर्मूला हमारे पास y1 - y2 सॉरी y - y1 स्लोप आ गई, फिर x - x1 आ गया। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ यूज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम डिटरमिनेट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की कोशिश करें। चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्या कहते हैं हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सिंपल सी बात है, आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, वैल्यू पुट एंड सोल्व दिस। सेकंड में पॉइंट को कोलिनियर चेक कराना है, तो आपने डिटरमिनेट करके ये चेक करना है क्या एरिया 0 आता है या नहीं आता। थर्ड ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। 4 यूनिट आपको एरिया दे रखा है, अगर 4 दिया तो यानी +- 4 लेते हो आपने, सोल्व आउट करना है। थर्ड ऑफ कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। फोर्थ के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई एक पॉइंट दोगे, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, देन पुट द वैल्यू एंड फाइंड दिस। फिफ्थ के अंदर भी आपको 35 स्क्वायर यूनिट एरिया दिया है और पॉइंट्स दिया, के की वैल्यू बतानी, वही सेम क्वेश्चन हो गया, +- 35 लोगे आपका आंसर आ गया। देखो यानी कि देखो यहाँ दो वैल्यू सिंगल वैल्यू। कई क्या करते हैं, सिर्फ +35 लेके सोल्व कर लेते हैं और एक आंसर आ जाता है। दिस इज नॉट गुड। आपने दोनों से सोल्व करने, तो आपके डबल में आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका फाइनल होगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.2 की कंप्लीट सम है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट माइनर एंड कोफैक्टर, जिसे हम नेक्स्ट एक नई वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।